लोग लाइफ प्रोसेसेस के अंदर क्या पढ़ के आए हैं। इससे पहले सबसे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन क्या किया था, कंप्लीट किया था। फिर लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपना रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो हम कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं और किस तरीके से हमें हर एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि क्योंकि हमें एक ह्यूमन बीइंग को, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक कंटिन्यूस एनर्जी की डिमांड रहती है, एक कंटिन्यूस एनर्जी की डिमांड जो है वो हमेशा रहेगी। तो इसलिए उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमें ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होने बहुत ज़रूरी है और ये सारे लाइफ प्रोसेसेस एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमने सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जो पढ़ना शुरू किया था वो हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक था, जिसके अंदर अपन ने क्या बोला था कि जो एनर्जी सोर्स है जो एक्सटर्नली बॉडी के प्रेजेंट है उसको कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो हमारी इंटरनल बॉडी में ट्रांसफ़र कर दे। तो उसको हमने क्या कहा था कि भाई न्यूट्रिशन के प्रोसेस से जो हम फूड लेते हैं, जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है, उसको इंटरनल एनर्जी में अपन लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करके क्या करते हैं, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो भी हमने फूड खाया है, जो भी हमने एनर्जी सोर्स खाया है, उसको हमारी बॉडी क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन इससे भी अभी तक हमें एनर्जी नहीं मिली थी, ठीक है। अब इस एब्जॉर्बेबल फॉर्म को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज़ एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन की खूब भारी डिमांड चाहिए थी। और ये काम हमारे को किसने करके दिया था, रेस्पिरेशन के प्रोसेस ने करके दिया था। तो रेस्पिरेशन के दौरान ही हमने ये देखा था कि जो इंटेस्टाइन के अंदर हमने फूड एब्जॉर्ब किया था, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया था, वो क्या हुआ था, ट्रांसपोर्ट हुआ था सेल टू सेल। सेल टू सेल क्या हुआ था, उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, ठीक है। तभी तो सेल के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड हुई थी, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरूवेट बना था और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बना था, एटीपी बना था, करेक्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो हमें अभी तक तो समझ में आ गया है। अब क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको इन डिटेल पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर है। हम क्या है, मल्टी सेलुलर है। हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो हर सेल के अंदर उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना, हर सेल के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, एटीपी को जनरेट करना, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो फूड हमने डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर जो हमने जो फूड डाइजेस्ट किया उसको क्या करना, उसको सेल टू सेल पहुंचाना, ये भी कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ही करता है, ठीक है। तो आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन को ही क्या करने वाले हैं, इन डिटेल क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो ये करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस तो अब हमें समझ में आ गई है। अब हम क्या देखेंगे, उसका डेफिनेशन से शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो ये एक लाइव प्रोसेस है और उसमें क्या होगा जो है ना, ये एक ऐसा लाइव प्रोसेस है जिसके अंदर जो सब्सटेंस है एक पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के एक पार्ट के अंदर सिंथेसाइज बनता है या फिर एब्जॉर्ब होता है और दूसरे पार्ट के अंदर जो है उसको लेके जाया जाता है थ्रू दी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, ठीक है। एक बॉडी के एक पार्ट के अंदर जो चीज़ सिंथेसाइज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसको दूसरे पार्ट में क्या करा जा रहा है, लेके जाया जा रहा है। वन पार्ट से दूसरे पार्ट में या इधर से भी कहीं और पार्ट में, अलग अलग जगह पे जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, उस जगह उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको ट्रांसपोर्टेशन की मदद से क्या हो रहा है, उसको पहुँचाया जा रहा है। ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारे ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। अब बात करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि अपन ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्लांट्स के ऊपर आएगी कम्प्लीटली, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन और इन ह्यूमंस की जब अपन बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि वी आर एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स, हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ह्यूमंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि हमारी बॉडी में हर चीज़ को करने के लिए एक
स्पेसिफिक ऑर्गन, एक स्पेसिफिक टिश्यू और एक स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम प्रेजेंट अवश्य होगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कौन सा सिस्टम होता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। अपन अभी तक तो हमेशा कहते थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आई थिंक, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं हम? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कह रहे हैं। एक एडवांस एक नई चीज़ तुम्हें सीखने को मिलेगी, वो ये मिलेगी कि भाई इसको वेस्कुलर सिस्टम क्यों कहते हैं, अभी तक तो सर्कुलेटरी कह रहे थे। क्यों वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, इसके अंदर बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट होती है या फिर ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वेसल्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से, और इनमें क्या फ्लो करता है? फ्लूइड फ्लो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो इतना वेसल्स और ट्यूब्यूल्स का प्रेजेंस होने की वजह से हम इसे वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। और सर्कुलेटरी तो इसलिए कहते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है विदाउट एनी स्टॉपेज। ओके, तो जब अपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, जो हमारे ह्यूमंस का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, तो ये सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम बोल रहे हैं तो ये किसी एक चीज़ से तो बना नहीं है, ये मल्टीपल चीज़ों से बना है और वो कंबाइनली वर्क करती हैं, तभी एक सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो अब ये सिस्टम किसका बना हुआ होता है वो देखते हैं। ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है ह्यूमंस के अंदर, वो दो मेनली चीज़ों का बना हुआ होता है। मेजरली अगर बात की जाए ना, अगर मेजरली बात की जाए तो ये दो चीज़ों का बना हुआ होता है। सबसे पहला होता है हमारा ब्लड वेसल्स और नेक्स्ट होता है हमारा पंपिंग एक्शन, जो हमारी बॉडी में जो काम करता है ऑर्गन, उसका है नाम हार्ट। ठीक है, ब्लड वेसल्स और हार्ट ये दोनों मिलकर जब ये कंबाइनली वर्क करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है, कौन सा सिस्टम? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेटेडली वर्क करता है। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो फर्दर क्या रहती हैं? डिवाइड रहती हैं। किस में रहती हैं? आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी पूछता है। तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? 3 तरीके की होती हैं। ब्लड वेसल्स जो है वो 3 तरीके की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शन और मैकेनिज्म, किस तरीके से पंपिंग होती है बॉडी के अंदर हार्ट की मदद से, वो सब हम देखने वाले हैं। तो ब्लड वेसल्स को पढ़ने से पहले हम एक बार ब्लड के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ब्लड के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। वेट अ मिनट। हाँ, तो ब्लड जो होता है वो क्या होता है? ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड होता है। हमें अपनी छोटी क्लासों से ही हम ये चीज़ पढ़ के आ रहे हैं कि भाई ये रेड कलर का फ्लूइड होता है, जो ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स बोलूँ, ब्लड वेसल्स बोलूँ, ब्लड ट्यूब्यूल्स बोलूँ, उसमें क्या करता है? फ्लो करता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। किसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है? भाई जो बढ़िया चीज़ें हैं जो हमने डाइजेस्ट करी है, अपने फूड से ली है, हमने अपने एनर्जी सोर्स से ली है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, एंजाइम्स, टू ऑल द सेल्स, सभी सेल्स में इसको पहुंचाता है। और सेल्स में इन सब को यूज़ करने के बाद, मतलब न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और एंजाइम्स को यूज़ करने के बाद जो वेस्ट जनरेट होता है, तो उसको भी क्या करता है? जैसे कि CO2 इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, उसको क्या करता है? बॉडी से बाहर निकालने में भी मदद करता है। ठीक है, इट मेजरली कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जो ब्लड होता है हमारा वो 2 चीज़ों का बना हुआ होता है। पहली चीज़ है हमारी प्लाज्मा और दूसरी चीज़ है हमारे सेल्स। ठीक है, अगर मैं ब्लड के अंदर से सेल्स को रिमूव कर दूंगी ना, ब्लड में से अगर मैं सेल्स को माइनस कर देती हूँ, तो जो मुझे चीज़ मिलेगी उसी को ही मैं क्या कह रही हूँ? प्लाज्मा कह रही हूँ। ठीक है, तो अभी सेल्स की बात करते हैं कि भाई ब्लड सेल्स कौन से तरीके के होते हैं। देखो, जो ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो 3 तरीके के होते हैं। एक मैं लिख रही हूँ RBC, एक मैं लिख रही हूँ WBC, एक मैं लिख रही हूँ प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं RBC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका तो सबको पता ही होगा, रेड ब्लड सेल्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इसका फुल फॉर्म RBC स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स। लाल कलर के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि इनका लाल कलर क्यों होता है। क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में HB भी लिखते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जो इनको रेड कलर इम्पार्ट करता है। और इस हीमोग्लोबिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम भी होता है। बताओ क्या? क्योंकि अपन रेस्पिरेशन पढ़ के आए हैं। इसका एक सबसे बढ़िया और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ये ऑक्सीजन को बाइंड करने की क्षमता रखता है। और क्या बनाने की क्षमता रखता है?
हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता रखता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं वो ब्लड के अंदर या सेल्स के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और जिस तरीके से ये ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है उसी तरीके से ये CO2 को भी बाइंड कर पाता है, CO2 को भी बाइंड करता है और उसको बॉडी के बाहर रिलीज आउट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बात रही हमारे आरबीसीज की। अब बात करते हैं WBCs की। WBCs का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? WBCs का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। WBCs का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स होता है। अगर मैं तुमको बहुत बढ़िया तरीके से इसके बारे में बताऊँ ना तो एक मेजर बात बता दूंगी तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। WBCs को है ना सोल्जर्स भी कहते हैं, सेल का, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सॉरी सोल्जर्स कहते हैं बॉडी का। क्यों कहते हैं? सोल्जर का काम क्या होता है भाई? हमारे जो सोल्जर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करने का। तो बस WBCs का भी यही काम रहता है कि भाई ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करेंगे भाई? वायरसेस से करेंगे, बैक्टीरिया से करेंगे, ठीक है, जो भी इन्फेक्शियस चीज़ें होंगी ना उससे हमको ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सब लोग भाई कोरोना के फेज से गुजर के आए हैं तो ये बात तो सबको पता ही होगी कि इम्यूनिटी का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमें ठीक ठाक रखने के लिए कितना ज़्यादा बढ़िया रोल होता है इम्यूनिटी का। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस इंडिविजुअल के अंदर जो WBCs होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोड्यूस हो रहे होंगे, जितना उनका लेवल होना चाहिए उतने प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो उस इंसान की इम्यूनिटी भी क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो वो इम्यून्ड रहेंगे वो ऑर्गेनिजम्स, और इतना ईजीली वो क्या होंगे? बीमार नहीं पड़ेंगे। वो उनकी बॉडी रेजिस्ट करेगी बीमारियों से उनको, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर क्या है? सोल्जर्स प्रेजेंट है, सोल्जर सेल्स प्रेजेंट है उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम लोग प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जो है वो क्या होते हैं? वो हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो है ब्लड क्लॉटिंग का। किसका करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग का। अब ये क्या होता है भाई? देखो कभी कभी क्या होता है कि तुमने देखा होगा या कभी नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो अब कर लेना क्योंकि तुम ये चीज़ पढ़ रहे हो। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या रहता है कि जैसे ही हमारे को कोई कट आता है ना तो तुम देखोगे कि उसके अंदर से ब्लड फ्लो करने लग जाता है। जैसे कोई कट आया तो ब्लड फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो करने लग गया तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो जो ब्लड है वो अपने आप ही क्या हो जाता है? निकलना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और एक कोई मोटी सी एक लेयर सी बन जाती है जिस कट पे, एक थिक लेयर सी बन जाती है। जहाँ पे कट आया ना वहाँ पे क्या बन जाती है? एक थिक लेयर बन जाती है। उसी को ही थिक लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्लॉट कहते हैं। तो देखो इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड क्लॉटिंग इसलिए करवाते हैं कि लेट अस सपोज कि हमको कोई कट आ गया, तो कट आ गया तो उसके अराउंड जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, जो हमारे सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? रप्चर हो जाएंगे। हमारे सेल्स वो रप्चर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो करता है? फ्लूइड फ्लो करता है, जिसका नाम होता है ब्लड। तो ब्लड वेसल्स टूट गई तो जो ब्लड होगा वो तो बाहर ही निकलेगा ना। ठीक है, तो ब्लड फ्लो, एक्सेसिव ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वो कौन सा मैकेनिज्म होता है कि भाई वो क्लॉट बना देता है। तो उस क्लॉट के अंदर बेसिकली क्या होता है? ऐसी है ना फाइबर जैसी, नेट जैसी एक शीट बन जाती है, और उसके अंदर जितने भी डेड सेल्स हैं जो कट होने की वजह से टूट गए या ब्रेक डाउन हो गए, वो इस नेट में आकर क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। इस नेट में आकर क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। और उसी नेट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉट कहते हैं। और ये क्लॉट जो है वो फर्दर फ्लो को, जो ब्लड का फ्लो है उसको बाहर नहीं आने देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है ना ब्लड है वो प्रिजर्व रह सकता है और एक्सेसिव लॉस नहीं होता है ब्लड का। अगर एक्सेसिव लॉस होगा तो हम एनीमिक भी हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड जो हमारे को डिजीज़ेस हो सकती हैं। ठीक है, अब ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है ना वो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स और एंजाइम्स रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसको करने के लिए। तो अभी वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको इन डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन ये तुम जान लो कि ब्लड क्लॉटिंग जो है ना वो होती बड़ी इंपॉर्टेंट है, होना बहुत ज़रूरी है, और तुमने रीज़न देख लिया कि क्यों। ठीक है, तो ब्लड सेल्स तो हमने देखो इन डिटेल पढ़ लिए कि 3 तरीके के होते हैं, और मैंने तुम्हें बता दिया आरबीसीज, WBCs और प्लेटलेट्स, और तीनों के अपने इंडिविजुअल वर्क बता दिए हैं। अब प्लाज्मा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि क्योंकि ब्लड के अंदर अगर सेल्स को मैं निकाल दूंगी तो क्या बचेगा? एक वाइट कलर का ट्रांजी फ्लूइड बचेगा। क्या बचेगा? वाइट कलर का ट्रांजी फ्लूइड जो है वो बचेगा। उसी को ही हम क्या कहते हैं?
प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हें एक डायग्राम से भी समझा देती हूँ। क्या होता है कि जैसे ये जो तुम्हें दिख रही है ना, इसको अपन टेस्ट ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब कहते हैं। तो अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले क्या किया गया, ब्लड के सैंपल को कलेक्ट किया गया। क्या किया गया? ब्लड के सैंपल को कलेक्ट किया गया। फिर क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन नाम की एक मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन नाम की एक मशीन होती है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब्स को क्या कर देते हैं, रख देते हैं और खूब ना बढ़िया स्पीड से इनको रोटेट किया जाता है, बिल्कुल एजिटेट किया जाता है। एक टर्मिनोलॉजी होती है एजिटेशन करना। क्या होता है? एजिटेशन करना या फिर रोटेशन करवाना। बहुत ही तेज़ी से करवाया जाता है रोटेशन, ठीक है। तो उस रोटेशन की वजह से क्या होता है, डेंसिटी के बेसिस पे चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं। किसके बेसिस पे? डेंसिटी के बेसिस पे क्या होती है, डेंसिटी के बेसिस पे क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं। डेंसिटी के बेसिस पे क्या होता है, इनका क्या रहता है, डेंसिटी के बेसिस पे इन्हें सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो ऊपर लाइट सा एलिमेंट था वो क्या था, प्लाज्मा। फिर एजिटेशन करने के बाद मतलब डेंसिटी के बेसिस पे WBCs और प्लेटलेट्स जो क्या हुए वो बीच में इकट्ठे हो गए, और सबसे नीचे जो हैवीएस्ट पार्ट था RBCs वो क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो देखो इससे तुम्हें ये भी पता पड़ रहा है कि हमारे जो ब्लड है उसके जो सारे कंपोनेंट्स है वो किस तरीके से सेपरेट हो गए। तो इससे भी हमें पता पड़ गया कि जो ब्लड है वो कितने कंपोनेंट्स का बना हुआ है। और इस डायग्राम से तुम देख सकते हो कि भाई हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर किस तरीके से ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके अंदर RBCs भी हैं, उसमें प्लेटलेट्स भी हैं और उसमें WBCs भी है, और तीनों का काम हमें अब पता पड़ चुका है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स थे और उनके जो सेल्स थे उनके बारे में हम अब जान चुके हैं। अब अपन अपने चलते हैं मेजर टॉपिक पे, जो कि चलता है नेक्स्ट मेजर टॉपिक पे, जिसे अपन क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स कहेंगे। क्योंकि हमने कहा था कि मेजरली तो हमारा जो सर्कुलेटरी वैस्कुलर सिस्टम है वो दो चीज़ों का बना हुआ होता है, एक है हमारे ब्लड वेसल्स और एक है हमारा हार्ट। तो ब्लड वेसल्स के अंदर हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और उनके बारे में डिस्कस कर लेते, क्योंकि जब अपन ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सब चीज़ों का क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा यूसेज होगा, तो हमें जानना भी ज़रूरी है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि हमेशा एग्जाम के अंदर या प्रोबेबिलिटी बता देती हूँ आने के क्वेश्चंस की, आर्टरीज और वेन्स में ना एक डिफरेंशिएट बिटवीन ज़रूर पूछते हैं। तो इसके बेसिस पे जो मैं भी तुम्हें पढ़ाऊंगी तुम ये भी लिख सकते हो कि भाई आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज क्या होती हैं, ये एक, क्योंकि ब्लड वेसल्स पढ़ रहे हैं तो ब्लड वेसल्स ही होंगी, ठीक है। अलग अलग तरीके की है, इनका काम अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग है, इनका फंक्शन अलग है, इसलिए अपन ने उनका नाम भी अलग कर दिया है। तो आर्टरीज क्या है, ये एक ऐसी तरीके की ब्लड वेसल्स हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही हैं, अवे कर रही हैं, दूर लेके जा रही हैं। इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहे हैं, इस लाइन से हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करवाने में मदद करती है। सर्कुलेट करवाने में क्या करती है, मदद करती है, क्योंकि ये हार्ट से दूर लेके जा रही है। हार्ट क्या करता है, ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और ये क्योंकि ब्लड दूर लेके जा रही है हार्ट से, इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेशन करवाने में पूरी बॉडी के अंदर मदद कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करती हूँ, एक इंपॉर्टेंट सी बात करती हूँ कि इसके अंदर आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा ना, हमेशा जो ब्लड फ्लो करेगा ना इनके अंदर, वो कैसा फ्लो करेगा, एरेटेड ब्लड। अब ये एरेटेड क्या होता है भाई, एरेटेड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा ना, वो एक, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। ऑक्सीजनेटेड बोलूँ, एरेटेड बोलूँ या फिर मैं प्योरीफाइड बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके का जो ब्लड है वो आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करवा रहा है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड ही फ्लो करवाना पड़ेगा फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन टू अकर। फिर ब्लड से सेल्स में डिफ्यूजन हो जाएगा, जैसा हम रेस्पिरेशन में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करती हैं, अगर मैं बोलूँ ब्लड या फिर मैं बोलूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिसाइजली, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, हार्ट से दूर ले जाती हैं, मतलब बॉडी में पूरा एरेटेड ब्लड को क्या करती हैं, सर्कुलेट करती हैं। अब इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये यूजुअली क्या होती है, इनकी जो वॉल होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक वॉल होती है। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, ये आर्टरी बनाई मैंने, ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो आर्टरीज बनाई, तो इसके अंदर ये जो थिक वॉल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक और लेयर, यहाँ और लेयर, यहाँ पे और लेयर, ये लेयर और लेयर, ये इनकी वॉल जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। वॉल जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो अंदर वाला स्पेस है ना, इस अंदर वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। वेट अ मिनट, इसको क्या कहते हैं भैया, ल्यूमेन कहते हैं। तो जो इंटरनल स्पेस है ना जिसको अपन ल्यूमेन कहते हैं, वो क्या हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं।
काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना इनके अंदर बहुत ही हाई प्रेशर से मूव करता है। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ नैरो है तो उसके अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर से ही तो करेगा। तो ब्लड फ्लो इन दैम अंडर हाई प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशराइज्ड फॉर्म के अंदर ब्लड इनमें फ्लो करता है। और एक और रीज़न भी है कि भाई इनके अंदर हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होने का, क्योंकि देखो ये क्या कर रही हैं, जो ब्लड है वो हार्ट से दूर ले जा रही है, पूरी बॉडी में इनको सर्कुलेट करना है। तो जो हमारा हार्ट होता है वो इतना तेज़ी से इसके अंदर ब्लड पंप करता है कि वो बहुत ही प्रेशराइज्ड फॉर्म में होता है। इतना प्रेशर फॉर्म को झेलने के लिए अगर इतना प्रेशर होगा तो अगर ये लेयर पतली हुई ना आर्टरीज की तो ये बर्स्ट भी हो सकती है ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर। तो इसलिए क्या हुआ, इनकी नेचुरली बनावट कैसी होती है कि इनकी जो लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, जिसकी वजह से इनका जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है और प्रेशर दो तरीके से बढ़ता है। एक तो भाई इसको पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करना है तो प्रेशराइज फॉर्म में करना पड़ेगा, हाई प्रेशर से तभी तो पूरी बॉडी में एक साथ जाएगा। ठीक है, एक तो हाई प्रेशर इसकी वजह से भी जनरेट होता है और जो ल्यूमेन है वो नैरो है, वो इसकी वजह से भी प्रेशर मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, मेनली तो हार्ट तेज़ी से पंप करता है ताकि उसको पूरी बॉडी में फ्लो करवाना है इसलिए। तो ये बात रही हमारी आर्टरीज़ की। नेक्स्ट बात रही हमारे वीन्स की। ठीक है, यहाँ पे अभी अपन आएंगे, जो मैंने ये जो ब्लैंक स्पेसेस बनाए हैं इस पर अभी हम आते हैं। पहले वीन्स पढ़ लेते हैं। देखो वीन्स क्या होती है, अगर अपन ने आर्टरीज समझ ली ना तो वीन्स इसका जस्ट अपोजिट है, हमें इजीली समझ में आ जाएगा। आर्टरीज क्या कर रही थी, ब्लड वेसल्स, ब्लड को क्या कर रही थी, ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या कर रही थी, हार्ट से दूर ले जा रही थी, मतलब बॉडी में सर्कुलेट करा रही थी। और वीन्स क्या कर रही थी, ब्लड को, सॉरी इधर अवे नहीं आएगा, इधर टूवर्ड्स जाएगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इधर टूवर्ड्स जाएगा, टूवर्ड्स द हार्ट ले जाती है, टूवर्ड्स द हार्ट लेकर जाती है। वीन्स क्या कर रही हैं, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जा रही हैं। दे आर यूजुअली थिन वॉल्ड, ये क्या होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। इनकी जो वॉल है वो आर्टरीज की जैसे थिक नहीं होती है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड है वो कैसे फ्लो कर रहा है, अंडर लो प्रेशर फ्लो कर रहा है, तो थिक वॉल की ज़रूरत ही नहीं है इनको। तो क्या कर रही है, लो प्रेशर के अंदर इनमें ब्लड फ्लो करता है, इनकी वॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती हैं और ये जो ब्लड है वो क्या करती है, टूवर्ड्स द हार्ट लेके जा रही है। अब एक चीज़ जो यहाँ पे समझने की है वो ये है कि, वेट अ मिनट, इसके अंदर जो समझने की बात है, देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले इधर मैं टूवर्ड्स कर देती हूँ, टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, मैं यहाँ कह रही थी आर्टरीज़ के अंदर कि ये ब्लड को क्या करती हैं, हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। और वो जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजन रिच होता है, एरेटेड ब्लड होता है। अब वीन्स क्या कर रही हैं, ये ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेके जा रही हैं, टूवर्ड्स द हार्ट लेके जा रही है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा ना वो कैसा होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। इनके अंदर कैसा ब्लड फ्लो करेगा, डी ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर का CO2 की जो अमाउंट होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि जो वीन्स के अंदर क्या हो रहा है कि वो पूरी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की मदद से आर्टरीज ने क्या किया, ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई किया सेल्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और उसी प्रोसेस से वीन्स ने क्या किया, CO2 रिच ब्लड को, जो CO2 जनरेट हुई ना सेलुलर रेस्पिरेशन में, CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है, तो CO2 क्योंकि वो टॉक्सिक होती है तो बॉडी में से रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीन्स क्या करती हैं, CO2 को ले लेती हैं, आर्टरीज ऑक्सीजन रिच सप्लाई करती हैं, वीन्स क्या करती हैं, CO2 रिच ब्लड को अपने अंदर ले लेती हैं और हार्ट में भेज देती हैं। क्या कर देती हैं, हार्ट में भेज देती है, मतलब ये टूवर्ड्स द हार्ट लेकर जा रही है कौन सा ब्लड, CO2 रिच ब्लड को, ताकि इसका क्या हो सके, प्योरीफिकेशन हो सके। प्योरीफिकेशन की जब मैं बात कर रही हूँ तो मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ हो सके और जो CO2 है वो हम बाहर रिलीज आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वीन्स का ये इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, दे आर यूजुअली थिन वॉल एंड दे ब्लड फ्लो इन दैम अंडर द लो प्रेशर। अब यहाँ पे जो मैंने जो दो एक्स्ट्रा डब्बे बनाए हैं अलग अलग शेप के, वो मैंने क्यों बनाए हैं, देखो मैं क्या कह रही हूँ कि जो आर्टरीज होती है ना, सारी की सारी जो हमारी बॉडी में आर्टरीज होती है ना, वो कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड या एरेटेड ब्लड या प्योरीफाइड ब्लड फ्लो करवाती हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि भाई जो पल्मोनरी आर्टरी,
पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो क्या है, इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि सारी आर्टरीज जो अलग अलग तरीके की आर्टरीज होती है हमारी, उनके नेमिंग अलग अलग है, जो उनकी लोकेशन है ना उसके बेसिस पे आर्टरीज का नेम भी होता है, ठीक है। अगर किडनी से कनेक्टेड है तो उसको रेनल आर्टरी कहते हैं, समझ रहे हो। तो अलग अलग जहाँ से उनकी लिंकेज होगी, क्योंकि भाई ब्लड तो हर जगह फ्लो करवाना है, तो आर्टरीज का लोकेशन के बेसिस पे उनका नेम भी अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। बस जो पीछे आर्टरीज का वर्ड है ना वो कॉमन रहता है, बाकी आगे वाला नेम जो है वो चेंज हो जाता है। तो आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती हैं पूरी बॉडी के अंदर, लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है वो है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ही पूरी बॉडी में एक ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। मतलब इसके अंदर जो है ना CO2 रिच ब्लड जो है वो क्या होता है, फ्लो करता है, बस ये समझ लो। और वीन्स की मैं बात करूँ तो वीन्स क्या कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी सारी वीन्स, ठीक है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करती हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो फ्लो करता है। मतलब आर्टरीज और वीन्स के सिर्फ दो ही एक एक एक्सेप्शन है उनके खुद के रिस्पेक्टिवली। आर्टरीज में वैसे तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है, लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है वो पल्मोनरी आर्टरी है, जिसमें कैसा ब्लड फ्लो करता है, CO2 रिच ब्लड फ्लो करता है। वीन्स जो है वो वैसे CO2 रिच ब्लड फ्लो करवाती हैं अपने अंदर, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं हमारा ब्लड वेसल्स का लास्ट पार्ट जो कि है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, हमने आर्टरीज पढ़ ली, वीन्स पढ़ ली, अब हम कैपिलरीज की बात करते हैं। कैपिलरीज क्या होती है, इनका भी वॉल जो है वो वीन्स के जैसा थिन वॉल्ड ही होती हैं। ये एक्सट्रीमली नैरो होती है, काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, बिल्कुल ऐसी पतली पतली पतली, बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, ठीक है। इनका मेन जो काम है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है ना वो ये है, ठीक है। क्या काम है कि भाई ये आर्टरीज और वीन्स को जॉइन रखती हैं। अगर ये आर्टरीज है, ये हमारी वीन्स है, तो इसको जो जॉइन करेगी ना, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क करेगा ब्लड वेसल्स का इनको जॉइन, और उस ब्लड वेसल का नाम है कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज इनका नाम होता है, जो आर्टरीज और वीन्स को क्या करती हैं, जॉइन करती हैं। और इसकी मदद से ही क्या होता है कि भाई जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है ना वो उतना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। और ये फूड को, गैसेस को, वेस्ट को एक्सचेंज करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। कौन, कैपिलरीज, ठीक है। अब इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो जो मैं तुम्हें बोल रही थी वो मैं तुम्हें डायग्राम से समझा देती हूँ। देखो ये क्या है हमारी, जब है ना ब्लू कलर का कुछ दिखे ना, इसका मतलब है डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे CO2 रिच, डीऑक्सीनेटेड बोलूँ, CO2 रिच ब्लड बोलूँ, इसके अंदर ये वीन्स है हमारी, और इसके अंदर तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। और आर्टरीज परफेक्ट बढ़िया रेड कलर की दिख रही है, मतलब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड इनके अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ऑक्सीजन रिच ब्लड इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ये हमारी आर्टरीज हो गई, ये हमारी वीन्स हो गई। तो जो आर्टरीज है ना वो क्या होती है, आर्टेरियोल्स में क्या होती हैं, डिवाइड होती है, फर्दर डिवाइड होती हैं, ठीक है। आर्टरीज जो है इनका और फर्दर सब डिवीजन है। आर्टरियोल्स भी आर द टाइप ऑफ आर्टरीज ओनली, बट ये इनका क्या है, ये और डिवाइड हो गई हैं, सब डिवीजन हो गया है, ताकि ये हर बॉडी के पार्ट में छोटे से छोटे, डीप से डीप पार्ट के अंदर जाकर पहुंच सकें, और सारे ऑक्सीजन वगैरह की जो डिमांड है, न्यूट्रिशन की, एंजाइम्स की, सबकी क्या कर सकें, हार्मोन्स की पूरी कर सकें। तो आर्टरीज जो है वो फर्दर किस में डिवाइड होती हैं, आर्टेरियोल्स के अंदर डिवाइड होती हैं, ठीक है। और ये आर्टेरियोल्स देखो किस तरीके से हम अपना ये नेटवर्क फॉर्म कर लेती हैं, पतली पतली डिवाइड हो जाती है। अब क्योंकि ये इसका सब डिवीजन है तो इसका इतना चौड़ा डायमीटर तो होगा नहीं ऑब्वियसली, मतलब इससे तो थोड़ी पतली ही होंगी ना, इससे तो थोड़ी क्या होंगी, पतली ही होंगी। तो देखो यहाँ पे ये और फर्दर सब डिवाइड कर गई। सिमिलरली जो वीन्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, वेन्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। ये भी इनका क्या है, सब डिवीजन ही है। वीन्स का सब डिवीजन क्या है, वेन्यूल्स है, ठीक है। तो देखो ब्लड हार्ट से क्या आ रहा है, एक ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड आर्टरीज, मैंने तुम्हें कहा था ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आर्टरीज से आ रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है फ्रॉम द हार्ट, सारे बॉडी के ऑर्गन्स में आ रहा है, ठीक है, सारी बॉडी के पार्ट्स में आ रहा है। फिर ये जो कैपिलरीज है, ये क्या बता रही है यहाँ पर, ये टिश्यूज़ में है, ठीक है। ये टिश्यूज़ में, सेल्स में क्या हो रहा है कि भाई ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कैपिलरीज के अंदर मतलब जो सेल्स वगैरह है उन्होंने यूज़ कर लिया, उसके आसपास की जो कैपिलरीज है डिफ्यूजन की मदद से क्या हो गया, यहाँ पे CO2 और का एक्सचेंज हुआ। देखो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल्स को मिले, ब्लड फ्रॉम द हार्ट आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हार्ट से आ रहा है, ठीक है। फिर उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, ये सेल्स को मिल रहे हैं। फिर ये सब मिलने के बाद सेल्स को, इसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा इसके अंदर, और उसकी वजह से क्या होगा, वेस्ट जनरेट होगा, जैसे कि CO2, ठीक है। CO2 जनरेट हो गया।
अब ये जो CO2 है वो क्या करेगा, फ्रॉम द सेल्स वेस्ट और CO2 जो है वो जनरेट होगा, कैपिलरीज उनको लेंगी और कैपिलरीज उनको किस में भेज देंगी, वेन्यूल्स में भेज देंगी, और वेन्यूल्स से फिर वो किस में चली जाएंगी, वीन्स में चली जाएंगी, और जो वीन्स है उसको कहाँ लेके जाएंगे, हार्ट में लेके जाएंगे। फिर ये वीन्स जो है इसको कहाँ लेके जाएंगे, हार्ट में लेकर जाएंगे। आर्टरीज क्या करी थी, हार्ट से लेकर आ रही थी ऑक्सीजन रिच चीज़ें, और डीऑक्सीनेटेड चीज़ें जो हैं वो वीन्स हार्ट में लेके जाएंगी ताकि वो वहाँ पे प्योरीफिकेशन का प्रोसेस कर सके। तो देखो आर्टरीज और वीन्स को ज्वाइन करने का काम किसने किया, कैपिलरीज में, नहीं तो हवा में उड़ के तो आती नहीं वीन्स के पास, सही बात है ना। तो कैपिलरीज क्या कर रही हैं, आर्टरीज और वीन्स को ज्वाइन करने का काम करती है। और यहाँ पे भी अगर तुम डायग्राम पे नज़र डालो तो देखो आर्टरीज जो है उनका ल्यूमेन तो देखो कितना नैरो है, क्योंकि ये थिक वॉल्ड होती है, इनकी वॉल देखो कितनी थिक है। और जो वीन्स हैं उनका ल्यूमेन देखो कितना बड़ा है, कितना, मतलब कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ना अपन, तो कंपैरेटिवली अगर बात करें तो इनका जो ल्यूमेन है, इंटरनल स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, बिकॉज ये थिक वॉल्ड नहीं होती है, थिन वॉल्ड होती है। आई होप आपको ये कैपिलरीज का फंक्शन समझ में आ गया होगा कि भाई कैपिलरीज क्यों होती है हमारी बॉडी के अंदर। उनका मेजर काम यही होता है, एक्सचेंज करवाने में बहुत मदद करती हैं ऑक्सीजन वगैरह को, और ना वेस्ट पर ऑक्सीजन को यूज़ करने के बाद जो वेस्ट जनरेट होता है और उस वेस्ट को कैपिलरीज डिफ्यूजन के प्रोसेस से लेती हैं, वेन्यूल्स में बेचती हैं, उसके बाद वीन्स और वीन्स से सीधा हार्ट फॉर द प्योरीफिकेशन। ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द हार्ट, ये बात भी देख लो, ठीक है। तो ये हमारा कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स और आर्टरीज का, वीन्स का फंक्शन हो गया। अब अपन बात करते हैं, हाँ ये डायग्राम भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है अगर आपको चीज़ें और डिटेल में समझनी है तो। देखो हमारी हार्ट के अंदर क्या रहता है, इसकी फंक्शनिंग अपन पूरी प्रॉपर्ली देख लेंगे, ठीक है। हमारी हार्ट में से देखो ये जो रेड कलर की चीज़ दिख रही है ना, जहाँ पे भी रेड कलर दिखे इसका मतलब प्योरीफाइड, और जहाँ पे भी पर्पलिश ब्लूइश दिखे तो वहाँ क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अनप्योरीफाइड। तो हार्ट से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बने हुए ना, जैसे लिवर में आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया, आर्टरीज में आ गया, रेनल आर्टरी मतलब किडनीज के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद लोअर बॉडीज़ में चला गया, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड चला गया आर्टरीज की मदद से। फिर ये जो चीज़ बनी हुई ना यहाँ पे बीच में, ये क्या है, कैपिलरीज है, ये क्या है, कैपिलरीज है। आर्टरीज फिर किस में डिवाइड हो जाती हैं, आर्टेरियोल्स में देखो डिवाइड हो गई। फिर यहाँ पे क्या है, कैपिलरीज है। कैपिलरीज क्या कर रही हैं, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको ले रही हैं और वीन्स में भेज रही हैं, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको वीन्स में भेज रही हैं। यहाँ पे भी जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कहाँ भेज रही है, वीन्स में भेज रही है। फिर सारी वीन्स जो हैं कलेक्ट होकर किस में भेज देती हैं, ब्लड को, अनप्योरीफाइड ब्लड को हार्ट में भेज देती हैं फॉर द प्योरीफिकेशन टू अकर, ठीक है। और मैंने तुम्हें कहा था कि जहाँ पे वीन, आर्टरीज और वीन्स जाती हैं उनके अकॉर्डिंग उनका नाम चेंज हो जाता है। तो देखो लिवर में जा रही है तो हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, किडनीज में जा रही है तो रेनल आर्टरी, और अदर दूसरे बॉडी पार्ट्स में जा रही है तो अलग अलग आर्टरीज उनके और वीन्स के नाम होते हैं। लेकिन हमें ये लर्न नहीं करने हैं, हमें बस ये जानना है कि किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है फॉर आर सेफ्टी, फॉर हमारे लिए, हम अपने लिए कर रहे हैं बस। ये नाम तुम्हें बिल्कुल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वीन्स तो हमें पता पड़ ही जाएगा जब हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमें और इनको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए, ये तुम्हारे लिए कि भाई किस तरीके से आर्टरीज और वीन्स में एक्सचेंज होने का जो मेजर वर्क होता है ना वो कैपिलरीज की मदद से होता है, ठीक है। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले अपन उसके स्ट्रक्चर के बारे में और जर्नल टर्म्स जो इसमें यूज़ होंगी जब अपन फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो वो सब अपन इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो क्या होता है, वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसल्स होती हैं, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है क्योंकि कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, जस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, या मैं कहूँ उससे भी पहले जब अपन फीटल स्टेज में होते हैं तब से लेकर जब तक एक इंसान की डेथ नहीं हो जाती, कंटिन्यूसली हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो मूव करता रहता है। तो इट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन। और इसका जो साइज़ की जब मैं बात करती हूँ तो इसका जो साइज़ है वो क्लेंज्ड फिस्ट जैसा होता है। इसका मतलब क्या होता है, तुम अपना हाथ लो, ठीक है, अपना, और उसको क्या कर दो, पूरे फिंगर्स के साथ उसको बंद कर दो, एक मुट्ठी जैसा शेप बना दो, ठीक है। और वो जो तुम्हें शेप दिख रहा है ना उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, क्लेंज्ड फिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अगर अपने मुट्ठी को बंद कर देते हैं, पूरी अपने हाथों के फिंगर्स को पूरा कोलैप्स कर देते हैं, और हमारी जो मुट्ठी होती है उसके जितना क्लोज मुट्ठी का जो हमारा शेप होता है, जो हमारा साइज़ होता है, उसी के जैसा क्या होता है, ह्यूमन हार्ट का साइज़ भी रहता है, स्ट्रक्चर भी समवॉट वैसा ही रहता है, ठीक है। और इसकी अगर मैं सिचुएशन बता दूँ तो मतलब सिचुएटेड क्या होता है, सॉरी सिचुएशन नहीं, इसका जो पोजीशनिंग बता दूँ तो कहाँ होती है, ये दो लंग्स के बीच में होता है, दो लंग्स के बीच में होता है, और थोरैसिक कैविटी के मिडल में होता है, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। हम क्या कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर सिचुएटेड है, ऐसा नहीं है, उसका जो है ना मतलब थोड़ा सा झुकाव
झुकाव जो है ना हमारे हार्ट का वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो लेफ्ट साइड पे सिचुएटेड, लेकिन एग्जैक्टली वो लेफ्ट पे नहीं होता, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ उसका झुकाव होता है, टिल्टेड रहता है थोड़ा टूवर्ड्स द लेफ्ट। थोरेसिक कैविटी क्या होती है, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, अच्छी है ना टर्मिनोलॉजी, ऐसी लर्न भी करनी पड़ेगी और आंसर लिखना भी, आंसर जब लिखोगे तब भी ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करना, तो बहुत ही प्रेजेंटेबल आंसर्स बनते हैं। ठीक है, और 2 लंग्स के बीच में जो है वो हमारा हार्ट जो है वो सिचुएटेड रहता है। जो हमारा हार्ट होता है ना वो है ना 2 लेयर से सराउंडेड होता है। 2 लेयर दोनों सेम लेयर्स जो होते हैं और उनका नाम होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेरिकार्डियम। जो हमारा हार्ट है वो 2 एक्सटर्नल लेयर से जो सराउंडेड रहता है, ऐसे करके इंटरनल और एक्सटर्नल पेरिकार्डियम से सराउंडेड रहता है, तो इसके बीच के अंदर जो है एक स्पेस आ जाती है और इस स्पेस के अंदर जो है वो एक फ्लूइड फ्लो करता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या नाम होता है इसका, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो इसके अंदर फ्लो करता है टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो ह्यूमन हार्ट है जस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ या फिर उससे भी पहले से फीटल स्टेज के अंदर से टिल डेथ हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली बीट कर रहा है विदाउट एनी स्टॉपेज। ठीक है, तो इतना कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से उसके अंदर कुछ तो वेयर टेयर और फ्रिक्शन आ सकता है ना, ड्यू टू कंटिन्यूस मूवमेंट। तो उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि पेरिकार्डियम के अंदर मतलब पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल होता है, तो उसके फ्रिक्शन को वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ताकि उसका जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए और फ्रिक्शन बिल्कुल ही कम हो जाए। ठीक है, मेजरली जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, अगर मैं 2 मेजर कैटेगरीज की बात करूँ, जैसे सपोज करो अगर ये ह्यूमन हार्ट है, ऐसा शेप नहीं होता है, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस बता रही हूँ, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो 2 मेजर हाफ्स में वो डिवाइडेड रहता है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, मेरा लेफ़्ट ये हो गया और मेरा राइट ये हो गया। ठीक है, लेफ़्ट और राइट में क्या होता है, ये डिवाइडेड रहता है मेजरली। अब ये जो हर हाफ है ना, मतलब ईच हाफ जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड रहता है। ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ द 2 चैम्बर्स। हर हाफ मतलब लेफ्ट पार्ट भी और राइट पार्ट भी क्या कंसिस्ट कर रहा है, 2 चेम्बर्स कंसिस्ट कर रहा है। मतलब लेफ्ट वाले के अंदर भी क्या होंगे, 2 चेम्बर्स होंगे, 1 एंड 2। ठीक है, और राइट वाले के अंदर भी क्या होंगे, 2 चैम्बर्स होंगे, 1 एंड 2। तो जो अपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं। ये रहा, अपर वाले चैम्बर्स को क्या कहते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं, और जो ये लोअर चैम्बर्स है ना, इनको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं ये बात, क्योंकि आगे अब यही पढ़ना है तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, ये मैंने क्या बोला, सपोज करो कि ये हमारा क्या है, ह्यूमन हार्ट। मैंने क्या बोला, ये मेजरली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि हर हाफ जो है वो खुद 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, मतलब लेफ्ट हाफ भी 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, ये कर दिए 2 चैम्बर्स, 1 एंड 2, और राइट वाला भी 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, ये देखो 1 एंड 2। अब इनको डिवाइड करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, ये जो अपर चैम्बर्स हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब तुम खुद बताओ, क्योंकि ये लेफ्ट पोजीशन पे है तो उसको मैं लेफ्ट ऑरिकल कह सकती हूँ, इसको मैं लेफ्ट ऑरिकल कह सकती हूँ, इसको मैं राइट ऑरिकल कह सकती हूँ। अब क्योंकि ये भी नीचे वाले क्या है, वेंट्रिकल्स है, तो इसको मैं लेफ्ट वेंट्रिकल कह सकती हूँ, और इसको मैं क्या कह सकती हूँ, इसको मैं लेफ्ट ऑरिकल कह सकती हूँ, और इसको मैं क्या कह सकती हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल कह सकती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि जो ह्यूमन हार्ट है वो टोटल कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है, 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। 4 चेम्बर्स में क्या रहता है, इसका सब डिविजन रहता है। कैसे बताया, ये देखो फिर से बना देते हैं, ये लेफ्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन, ऊपर वाले दोनों ऑरिकल्स, तो लेफ्ट ऑरिकल और ये हो गया राइट ऑरिकल, लेफ्ट और राइट के बेसिस पे। और लोअर वाले क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, तो क्योंकि लेफ्ट पे है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वाला क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। समझ में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ और ये राइट वेंट्रिकल हुआ। इस तरीके से क्या हुआ कि हमारी जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सेम साइड पे लेफ्ट वाले ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स, और इधर भी दोनों राइट साइड में सेम साइड वाले ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। पहले ऑरिकल्स आएंगे फिर वेंट्रिकल्स आएंगे। ये क्या हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। इसके बाद और क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय सेप्टम टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। ये देखो, ये दोनों सेम साइड के जो ऑरिकल्स हैं, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल जो है ये क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, एक मसल की लेयर होती है, सेल्स की लेयर होती है, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, सेप्टम का। क्या नाम दे दिया है, सेप्टम का। तो लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल जो है वो सेपरेटेड रहते हैं एक लेयर से जिसका नाम है सेप्टम, और ये इसलिए रहते हैं ताकि जो इनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है ना वो मिक्स ना हो जाए।
ठीक है। फॉर द एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए ये सब हुआ है। हमारी बॉडी के अंदर हर चीज़ बहुत ही प्रिसाइजली हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से हो, तो इसलिए ये सब किया गया है। तो ये दोनों लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल में जो ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए क्या रहता है, सेप्टम से वो क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल। सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल भी क्या रहते हैं, सेप्टम से ही सेपरेटेड रहते हैं। ये दोनों ही ऑरिकल्स अपने साइड वाले ऊपर वाले ऑरिकल्स सेपरेटेड रहते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स भी एक दूसरे से लेफ्ट एंड राइट सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मैं ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या वो भी सेपरेटेड रहते हैं क्या, क्योंकि देखो हमने लेफ्ट और राइट ऑरिकल्स तो क्या बोला, सेपरेटेड रहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल भी क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेफ्ट ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। बेसिकली मैं ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की बात कर रही हूँ ऑन द सेम साइड, मतलब कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये भी क्या रहते हैं, सेप्टम से सेपरेटेड रहते हैं, ये भी एक लेयर से सेपरेटेड रहते हैं। बट एट द सेम टाइम इनके बीच में एक कनेक्टिंग चीज़ होती है, उस कनेक्टिंग चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल्व प्रेजेंट रहती है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या होती है, वाल्व प्रेजेंट रहती है। तुम वाल्व को एक गेट की तरह भी समझ सकते हो, ठीक है। वाल्व को एक गेट की तरह भी, एक गेट की तरह होता है इसका काम। अभी देखते हैं, देखो क्या क्या होता है काम, अभी समझ में आ जाएगा। देखो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं ना, उसका क्या होता है, एक नाम होता है जिसका इसका नाम होता है बाइकस्पाइड वाल्व। बाइकस्पिड बोलो, बाइकस्पाइड बोलो, तुम्हारी मर्जी है। बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं क्योंकि ये क्या होती है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग होती है। मतलब कि जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आना चाहेगा ना, वो किसकी मदद से आएगा, इस वाल्व की मदद से। ये वाल्व ओपन होगी तभी क्या होगा, ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा। सिमिलरली राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या होता है, ट्राइकस्पाइड वाल्व होता है, ठीक है। और अगर है ना ब्लड को राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आना होगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आना होगा, तो वो किसकी मदद से आएगा, ट्राइकस्पाइड वाल्व की मदद से ही आएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारे हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसका ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हो रहा है ना वो देख लेते हैं। देखो हमने जो देखा था, जो अभी तक हमने पढ़ा है, हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। देखो 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमने देखा था, राइट एंड ऊपर वाले 2 ऑरिकल्स होते हैं, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी ट्राइकस्पाइड वाल्व। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को जो ओपनिंग रेगुलेट करती है वो ट्राइकस्पाइड वाल्व। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ओपनिंग रेगुलेट करती है उसको अपन मिट्रल वॉल भी कहते हैं। और अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, बाइकस्पाइड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वॉल है, ठीक है। ये हमने 4-5 चीज़ें डिस्कस करी थी, वो अभी हमने इसमें देख ली है। बाकी सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी फंक्शनिंग पढ़ लेंगे। फंक्शनिंग पढ़ने के बाद ही हम इस डायग्राम पे फिर से आएंगे, और ताकि हमको सब चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। तो फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के अंदर अपन का सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। देखो हमारा जो हार्ट होता है ना, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। कंटिन्यूसली चल रहा है और हर मिनट, हर सेकेंड, एवरी नैनो सेकेंड्स वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, मेनली हमारी बॉडी के अंदर मेजरली का जो साइकिल होती है ना, हर हार्ट मतलब हर मिनट जो क्या होता है, हमारा जो हार्ट जो पंप करता है, वो एक उसमें कार्डियक साइकिल चलती है। ब्लड अगर पूरी बॉडी में पंप कर रहा है ना, तो हर उस पंपिंग एक्शन में एक पूरी साइकिल जुड़ी हुई होती है, तब जाकर क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करता है। तो वो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो कर रही है हमारी हार्ट मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, और बहुत ही रिदमिक पैटर्न से, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन इज फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन देन अगेन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये रिदमिक तरीके से हो रहा है, ऐसा नहीं है कभी भी रिलैक्सेशन हो रहा है, कभी भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो कंटिन्यूस साइकिल चल रही है कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की हार्ट मसल्स की, उसी को ही अपन क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। और हर कार्डियक साइकिल के अंदर 2 ही मेन प्रोसेसेस चलते हैं। पहला होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड होता है हमारा रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन जब होता है ना हमारे हार्ट मसल्स को, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल स्टेज। क्या बोलते हैं, सिस्टोल, कि भाई हमारा आर्टेरियल, हमारा जो
हार्ट है वो सिस्टोल स्टेज में है, मतलब अगर कोई तुम्हें बोल देता है कि हमारा हार्ट जो है वो सिस्टोलिक स्टेज में है, तो तुम क्या बोलोगे कि अभी हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही होंगी, तभी ये कह रहे हैं कि सिस्टोल स्टेज में है। सिमिलरली अगर वो कहते हैं कि भाई रिलैक्स स्टेट में है हार्ट मसल्स, इसका मतलब क्या है कि वो किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, डायस्टोलिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब होता है डायस्टोल कंडीशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हम कार्डियक साइकिल्स की जो मेन 2 प्रोसेसेस आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, सिस्टोल एंड डायस्टोल, तो हर कार्डियक साइकिल जो होती है ना बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर सॉरी, वो 0.8 सेकेंड्स की होती है ड्यूरेशन, ठीक है। हर कार्डियक साइकिल जो है वो कितने ड्यूरेशन की होती है, सिर्फ 0.8 सेकेंड्स की होती है। और जब ये एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है ना, तो एक हार्ट बीट, मतलब जब अपन ईसीजी अगर तुमने देखा हो किसी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, उसके अंदर ऐसे कुछ आता है, ठीक है। तो हर एक हार्ट बीट जो है वो कितने सेकंड्स में आती है, 0.8 सेकंड्स में आती है, क्योंकि हर 0.8 सेकंड्स के अंदर हमारा एक कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और हर एक कार्डियक साइकिल कंप्लीशन से क्या होती है, हमें एक पीक दिखाई देती है इन द ईसीजी, दैट इज जिसे अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट्स, ठीक है। और हर मिनट 72 से 74 टाइम्स एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर क्या रहता है, हार्ट बीट्स होती हैं पर मिनट, एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, मतलब कि हर मिनट 0.8 सेकेंड्स की इतनी साइकिल्स चलती हैं, 0.8 सेकेंड्स की 72 साइकिल्स चलती हैं या फिर 74 साइकिल्स चलती हैं, ठीक है। अब हमें मेजरली क्या डिस्कस करना है कि भाई ये जो प्रोसेस है ना कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का, एक्चुअल में किस तरीके से हो रहा है, सिस्टोल डायस्टोल जो हमने पढ़ा वो किस तरीके से हो रहा है, वो चीज़ हमें देखनी है। तो अब हम पढ़ेंगे इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल, मतलब जो 0.8 सेकेंड्स की जो हर एक कार्डियक साइकिल होती है ना, उस 0.8 सेकेंड के अंदर हार्ट में कैसे कैसे चेंजेस आ जाते हैं और एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है और एक हार्ट बीट जनरेट होती है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आ जाता है, जो इवेंट आता है, वो है जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन। अब जब मैं डायस्टोल बोल रही हूँ तो अब तुम्हें दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि मैं रिलैक्सेशन वाली चीज़ की बात करने वाली हूँ, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल इसलिए बोला है, जॉइंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी हार्ट मसल्स होंगी ना इस स्टेट के अंदर, जब जॉइंट डायस्टोल कंडीशन हो रही होगी, तो ऑल द मसल्स जो होंगी ना हार्ट की, वो कैसी स्टेट में होगी, रिलैक्स स्टेट में होंगी, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही होंगी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि जब सारी मसल्स रिलैक्स स्टेट में है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारा हार्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे कि भाई वो जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में है, क्योंकि सारी मसल्स जो हैं हमारी हार्ट की वो क्या है, आराम से बैठी हैं, रिलैक्स स्टेट में बैठी हैं, और उस कंडीशन को हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल कंडीशन। इस पॉइंट पे हो क्या रहा होता है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो ब्लड होता है हमारे हार्ट के अंदर, वो धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ तो मतलब बहुत ही कम प्रेशर पे क्या हो रहा है, ऑरिकल्स के अंदर फिल्ड हो रहा है। हमारे हार्ट के अंदर ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स थे उनको अपन ऑरिकल्स ही कहते थे, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स, तो दोनों ही ऑरिकल्स में क्या हो रहा होगा, ब्लड फिल्ड अप हो रहा होगा, लेकिन बहुत ही कम प्रेशर पे फिल हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि सारी मसल्स क्या है, बहुत ही रिलैक्स स्टेट में, अपनी ओरिजिनल स्टेट में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि क्योंकि 2 ऑरिकल्स हैं तो दोनों ऑरिकल्स में किस तरीके का ब्लड फ्लो हो रहा होगा। जो हमारा राइट ऑरिकल था ना, जो हमारा राइट ऑरिकल था उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट वाले के अंदर क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि उसके अंदर CO2 का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, CO2 का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला है। और जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है उसमें कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। राइट ऑरिकल्स आर फिल्ड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल्स आर फिल्ड विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस समय पे, ठीक है। अभी तुम बस ये जान लो कि इसमें क्या क्या हो रहा है, फिर जब अपन कंप्लीट साइकिल स्टडी करेंगे ना तो ये पूरी साइकिल तुम्हारे दिमाग में से छप जाएगी, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल कंडीशन क्या होती है, जिसमें सारे हार्ट मसल्स जो हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो ऑरिकल्स होते हैं, भले वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों ही बहुत ही कम प्रेशर पे इनके अंदर ब्लड फिल्ड अप होता जा रहा है धीरे धीरे करके। राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्ड हो रहा है, इसका मतलब CO2 का अमाउंट उस ब्लड में काफ़ी ज़्यादा है, और जो लेफ्ट ऑरिकल है उसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। ये स्टेट क्या कहलाती है, जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन कहलाती है, ठीक है। अब जॉइंट डायस्टोल के बाद जो सेकंड स्टेज आती है कार्डियक साइकिल के अंदर वो है आर्टेरियल सिस्टोल। सिस्टोल की बात कर रही हूँ, मतलब अब होगा कॉन्ट्रैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन, आर्टेरियल लिखा हुआ है तो आर्टरीज का मतलब ऑरिकल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखो ये ऑरिकल्स थे,
ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा था, लेफ्ट वाले के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा था, तुम देखो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो हो रहा था, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो हो रहा था, और राइट वाले के अंदर जो है वो CO2 रिच ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा था। अब क्योंकि इसके अंदर धीरे धीरे ब्लड फ्लो करता जा रहा है, तो धीरे धीरे इन ऑरिकल्स के अंदर प्रेशर डेवलप्ड होता चला जाएगा। ऑब्वियसली ब्लड अगर फिल होता जाएगा तो उनकी वॉल्स के ऊपर कुछ तो प्रेशर जनरेट होगा ना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इनके अंदर प्रेशर जनरेट होता चला जाएगा, और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा कि भाई अब ये बोलेंगे कि इससे ज़्यादा ब्लड हम नहीं ले सकते। जैसे ही ऐसा स्टेज आएगा तो ये जो वॉल्स होंगी ना इनके बीच की, वो क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। वॉल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, और जो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की जो वॉल्स है वो ओपन होंगी, और ऑरिकल से वेंट्रिकल में क्या होगा, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा। सिमिलरली राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में भी क्या होगा, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा। लेफ्ट वाले के अंदर कौन सी वॉल्व थी बताओ तो, बाइकस्पिड वॉल्व थी लेफ्ट वाले के अंदर, ठीक है। और जो राइट वाले के अंदर कौन सी थी, ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट थी। ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, और ये वाल्व इंश्योर करेंगी कि जो ब्लड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, कि जो ब्लड है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ही फ्लो करे, ना कि रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब कि वेंट्रिकल से ऑरिकल्स में। हमेशा ये वॉल्व का ये इंश्योरिटी रहेगा कि हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन रहे। कौन सा फ्लो मेंटेन रहे, यूनी डायरेक्शनल फ्लो जो है ब्लड का हमेशा मेंटेन रहे, मतलब कि जिस तरह से ब्लड को फ्लो करना चाहिए एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, मल्टी डायरेक्शन में फ्लो ना करे। और हार्ट के केस में ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में फ्लो करे, लेफ्ट के केस में भी, और राइट के केस में भी ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो करे। एज द लेफ्ट एंड द राइट ऑरिकल्स फिल विद द ब्लड स्लोली एंड स्लोली, प्रेशर इनसाइड दैम इंक्रीजेस, प्रेशर बढ़ गया। अब ड्यू टू दिस इंक्रीज प्रेशर बढ़ने की वजह से जो वॉल्स थी बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स वो ओपन हो गई, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो ऑरिकल से कहाँ चला गया, वेंट्रिकल्स में चला गया। तो ऑब्वियसली अब मैं सिस्टोल की बात करूँ तो ऑरिकल्स यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, तभी तो ब्लड इनके अंदर वेंट्रिकल्स में पंप किया होगा। वाल्स ने तो क्या करा, एक ओपन कर दिया गेट इनके बीच का, ठीक है, गेट को ओपन कर दिया, लेकिन ऑरिकल्स को डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ा होगा, तभी जाकर वेंट्रिकल्स में ब्लड आया होगा। तभी हमने इस स्टेज का नाम क्या दिया है, आर्ट्रियल सिस्टोल, ऑरिकल सिस्टोल इसको अपन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑरिकल सिस्टोल के अंदर क्या होता है, बेसिकली प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ऑरिकल्स जो होते हैं लेफ्ट और राइट, वो क्या करते हैं, वाल्स ओपन हो जाती है, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो ऑरिकल्स से ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है, ठीक है। अब अपन अपनी थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं कार्डियक साइकिल की, जो कि 0.8 सेकेंड्स में ही ये सब हो रहा है, ठीक है, ये बात आप मान के चलना। वेंट्रिकल सिस्टोल, अब क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो देखो अब जो ब्लड है, ऑरिकल सिस्टोल तो हो गया, ठीक है, ऑरिकल्स ने ब्लड को खाली कर कर अपने अंदर से वेंट्रिकल्स में भेज दिया। अब क्योंकि अब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इनके अंदर का भी प्रेशर बढ़ेगा धीरे धीरे करके, जिसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल्स जो है वो सिस्टोलिक स्टेज में आएंगे, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। एज द ब्लड गेट्स फिल्स इन द वेंट्रिकल्स दे अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन, एंड ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट साइड से, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, CO2 रिच ब्लड था, और इधर क्या था, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। क्यों जा रहा है भाई, CO2 रिच ब्लड है तो लंग्स में इसलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ पे उसको प्योरीफाई होना है, इसको अंदर अपनी ऑक्सीजन क्वांटिटी जो है वो बढ़ानी है। तो ये काम कौन करवा रहा है, तो लंग्स से, वेंट्रिकल से जो हमारा जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उससे क्या कनेक्टेड रहती है, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज कनेक्टेड रहती है। पल्मोनरी आर्टरीज किससे कनेक्टेड रह रही हैं, हमारे राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज कनेक्टेड रहती हैं, जिसकी मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, लंग्स में जा रहा है। क्यों जा रहा है, फॉर द प्योरिफिकेशन। और जब मैं तुम्हें आर्टरीज पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि वैसे तो आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करवाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन, क्योंकि ये कौन सा ब्लड फ्लो करवा रही हैं, CO2 रिच ब्लड फ्लो करवा रही हैं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करवा रही हैं। कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेकर
जा रही हैं ताकि वो प्योरीफाई हो सके, ठीक है। और जिस समय पर ये चीज़ हो रही होगी, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्योरीफिकेशन के लिए जा रहा होगा लंग्स में, उसी समय पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि प्रेशर तो उसमें भी बढ़ रहा है। एंड एट द सेम टाइम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो कहाँ जाएगा? टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किसकी मदद से? अओर्टा की मदद से। अओर्टा की मदद से, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन रिच ब्लड है, इसको कोई प्योरीफिकेशन की नीड नहीं है, वो प्योरीफाइड होकर आया है, ठीक है। तो अओर्टा क्या करेगी? इसको सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर भेज देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो अओर्टा है ना, एक पॉइंट टू बी नोटेड है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कौन होती है? ये हमारी अओर्टा ही होती है। इतनी चौड़ी, इतनी मोटी होती है, ठीक है, इतनी बिग होती है, इतना इसका डायमीटर बड़ा होता है, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो सप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, जो हमने हार्ट का डायग्राम देखा था ना, उस पर आते हैं, एक बार इस डायग्राम पे आते हैं। तो देखो, इस डायग्राम के अंदर हमने वो जो बाकी स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे ना, वो अपन जो अपन साइकिल पढ़ के आए ना, वो अपन इसके थ्रू समझेंगे। देखो, लेफ्ट ऑरिकल से देखो ये वाल ओपन हुई, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है? अओर्टा के अंदर जा रहा है। देखो, ये अओर्टा के अंदर, इस डायरेक्शन को देखो, एरोस को देखो, अओर्टा में जा रहा है। ये क्या है? एक तरीके की आर्टरीज है, और ये क्या करेगी? ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है वो किस में भेज देगी? इस पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज देगी। सिमिलरली जो ये राइट ऑरिकल है और जो राइट वेंट्रिकल है, इसके अंदर क्या है? ये ब्लू कलर का दिख रहा है, मतलब इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको ऑक्सीजनेटेड करना है, इसका अपन को प्योरीफिकेशन करना है। तो ये राइट वेंट्रिकल देखो किससे कनेक्टेड है? पल्मोनरी आर्टरीज से। ये देखो, ये पल्मोनरी आर्टरीज से कनेक्टेड है। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेंगी? इस ब्लड को कहाँ भेज देंगी? लंग्स में भेज देंगी। और लंग्स में क्या होगा? इसका प्योरीफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका प्योरीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात? तो देखो, एक बार अपन इस पूरे डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जब जॉइंट डायस्टोल कंडीशन थी, उसमें क्या हो रहा था कि जो ऑरिकल्स थे दोनों अपनी अपनी साइड के, वो ऑक्सीजन ना, मतलब ब्लड से फिल्ड अप हो रहे थे। राइट ऑरिकल जो था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल्ड हो रहा था, और जो लेफ्ट ऑरिकल था वो कौन से ब्लड से फिल्ड हो रहा था? ऑक्सीजन रिच ब्लड से फिल्ड हो रहा था। अब बात करते हैं कि इनकी फिलिंग कैसे हो रही थी। जो राइट ऑरिकल है ना, वो पूरी बॉडी से इसमें क्या आ रहा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। तो हमारी बॉडी को अगर अपन अपर बॉडी और लोअर बॉडी में अगर अपन जो करते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ठीक है, तो जो अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आ रहा है? सुपीरियर वेना केवा। कौन लेके आ रहा है? सुपीरियर वेना केवा। ये क्या है? एक वीन का नाम है, एक वीन का क्या है? नाम है। तो ये एक तरीके की वीन्स ही हो गई। तो अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में कौन लेकर आ रहा है? सुपीरियर वेना केवा। सिमिलरली लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन लेकर आ रहा है? इंफीरियर वेना केवा। ये भी क्या है? एक तरीके की वीन है, ठीक है। तो दोनों तरीके की वीन्स क्या कर रही हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल के अंदर ट्रांसफर कर रही हैं, ठीक है। और लेफ्ट के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, तो वो किसकी मदद से आ रहा है? पल्मोनरी वीन्स से। और ये पल्मोनरी वीन्स कहाँ से आ रही हैं? आपको पता है? पल्मोनरी वीन्स जो है वो लंग्स से आ रही हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है? प्योरीफाइड ब्लड है, और प्योरीफिकेशन का काम ब्लड का कहाँ होता है? लंग्स में ही होता है। तो लंग्स के अंदर वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच हो चुका है, और पल्मोनरी वीन्स उसको कहाँ लेके आ रही हैं? लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आ रही हैं, ठीक है। तो सिर्फ इस तरीके से हमें पता पड़ गया कि किस तरीके से राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर लेफ्ट ब्लड ट्रांसमिट होता है, राइट वाले के अंदर डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड। अब इनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो इनके बीच की जो वॉल्स होंगी वो ओपन होंगी। ट्राइकस्पाइड वाल राइट के बीच में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहती हैं, और जो मिट्रल वॉल होती हैं, बाइकस्पाइड वॉल होती हैं, वो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? राइट ऑरिकल के मतलब ये जो ट्राइकस्पाइड वाल थी वो ओपन हो गई धीरे धीरे, तो राइट ऑरिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल में आ गया। सिमिलरली लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड आ गया ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द मिट्रल वॉल। फिर इसके बाद क्या हुआ? राइट वेंट्रिकल के अंदर क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो प्योरीफिकेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी की मदद से कहाँ गया? लंग्स के अंदर। लंग्स ने उसको क्या
क्या कर दिया, प्योरीफाई कर दिया। प्योरीफिकेशन के बाद क्या हुआ, पल्मोनरी वीन्स ने उसको क्या भेज दिया, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर भेज दिया। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो अओर्टा की मदद से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो गया। ये क्या थी, पूरी कार्डियक साइकिल, और ये सारा प्रोसेस 0.8 सेकेंड्स के अंदर क्या होता है, हो जाता है। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जो अभी तक हमने सीखा। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो देखो, सॉरी, वेट अ मिनट। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि राइट ऑरिकल ये मैंने बना दिया और ये लेफ्ट ऑरिकल बना दिया। सॉरी, एक मिनट रुकना, इधर मैंने क्या बना दिया, तो देखो यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, लेफ्ट ऑरिकल बना रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, राइट ऑरिकल बना रही हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या बना रही हूँ, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल बना रही हूँ और इधर मैं बना रही हूँ राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सुपीरियर वेना केवा और ऊपर से और नीचे बॉडी से क्या हो रही है, इन्फीरियर वेना केवा जो है, ये दोनों ही क्या है, वीन्स हैं। ये दोनों ही क्या है, वीन्स हैं, और ये क्या कर रही हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या कर रही हैं, लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आ रही है। सिमिलरली पल्मोनरी वीन्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है वो कहाँ लेकर आ रही हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहाँ लेकर आ रही हैं, राइट ऑरिकल के अंदर लेकर आ रही हैं। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, पूरा जो हमने साइकिल अभी तक पढ़ा है उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो लंग्स है उसमें क्या हो रहा है, लंग्स से जो ब्लड प्योरीफाई हुआ है वो पल्मोनरी वीन्स की मदद से क्या हो रहा है, पल्मोनरी वीन्स की मदद से लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो बाइकस्पाइड वाल्व है वो ओपन हो चुकी हैं और वो लेफ्ट ऑरिकल से अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वो ब्लड ट्रांसमिट हो गया है। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो अओर्टा के अंदर जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा कनेक्टेड रहती है डायरेक्टली, तो उससे वो जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, आर्टरीज और आर्टरियोल्स की मदद से सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाएगा। फिर बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होगा, बेसिकली सेल्यूलर सेल्स में जाएगा तो वहाँ सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा और उससे जो वेस्ट जनरेट होगा, मतलब CO2 रिच ब्लड, जो डिफ्यूजन की वजह से अब ब्लड के अंदर CO2 की क्वांटिटी बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन मिल गया तो अब सेल्स अपना रेस्पिरेशन अंडरगो करेंगे, तो उससे वजह से जो CO2 जनरेट होगी तो डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से कैपिलरीज उनको वहाँ से ले लेगी। फिर कैपिलरीज उसको वीन्स में ट्रांसफ़र कर देंगी। फिर वीन्स में क्या होगा कि जो सुपीरियर वेना केवा और जो इन्फीरियर वेना केवा, जो दो तरीके की वीन्स हैं, वो क्या करेंगी, अपर और लोअर बॉडी से क्या करेंगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल के अंदर लेकर आएंगी। राइट ऑरिकल के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड के ट्राइकस्पाइड वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगी और जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल्स के अंदर क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो उसको प्योरीफिकेशन के लिए लंग्स में लेकर जाना पड़ेगा, तो ये काम कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरी करती है, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, यूजुअली जो आर्टरीज होती हैं यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जो पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रही हैं, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जा रही हैं फॉर द प्योरीफिकेशन। अब प्योरीफिकेशन होने के बाद बस ये प्रोसेस फिर से चलेगा कि अब वो पल्मोनरी वीन्स के जरिए कहाँ आएंगी, पल्मोनरी आर्टरीज क्या कर रही थी, पल्मोनरी आर्टरीज जहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में लेकर जा रही थी, पल्मोनरी वीन्स जो है वो क्या करेंगी, लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आएंगी और ये प्रोसेस जो है वो हर साइकिल में 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है।